बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल अवाम का और मैं हूं आपका होस्ट आयमन मुफ्ती। आज जो मेरे साथ शख्सियत यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं वो इस लिहाज से बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब PMLN की गवर्नमेंट थी, मियाँ शहबाज शरीफ यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर थे, तो वो कहा करते थे, ये दावा करते थे कि उन्होंने लाहौर को पेरिस बना दिया। और इस जो अथॉरिटी जिसके अंडर ये लाहौर की डेवलपमेंट होती थी उसको कहते थे लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो अभी भी सारी दुनिया जानती है कि LDA के नाम से उसको सारे जानते हैं। हमारे साथ जो तशरीफ़ रखते हैं वो मेंबर गवर्निंग बॉडी LDA और फाउंडर मेंबर PTI हैं। आमिर रियाज साहब हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। जी आमिर साहब अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। आमिर साहब सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि आपने अपना सियासी जो कैरियर है वो कैसे स्टार्ट किया PTI को, क्योंकि आप फाउंडर मेंबर हैं, तो आपने PTI को तब ज्वाइन किया जब इसका शायद वजूद भी नहीं था और जब घरों में बैठ के एक वो मीटिंगें हुआ करती थी PTI ज्वाइन करने की। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आपको बताऊं कि मैंने 96 में मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, तो उसके बाद थोड़ी सी जब समझ आई 2-3 साल बाद कि कुछ करना चाहिए, तो सबसे पहले तो शुरू में मुझे क्रिकेट के साथ था शौक़, उस वजह से खान साहब बहुत पसंद थे। अच्छा, जब खान साहब उसके बाद पॉलिटिक्स में आए तो उस पर भी, चूँकि उस वक्त दौर इस वक्त ऐसा ही, चूँकि हम भी जवान हो रहे थे, चीज़ों को समझ रहे थे, तो हमने देखा कि यार एक ऐसा बंदा जिसने पाकिस्तान के लिए इतनी इज्जत कमाई है क्रिकेट के मैदान में, तो हम ये फील कर रहे थे कि इतना ऑनेस्ट है, जैसे पिछला उनका दौर गुजरा तो पाकिस्तान के लिए भी इसी तरह बेहतर करेंगे। चूँकि मेरा कोई बहुत ज़्यादा सियासी घराना नहीं था, लेकिन हमने खान साहब के साथ इन चीज़ों को ज्वाइन किया और ख़ान साहब के साथ हम इन चीज़ों को लेके आगे बढ़े। और उसके बाद हमने लाहौर में फिर हमारे साथ लाहौर की क़यादत में मियाँ महमूद रशीद साहब आ गए। सही। तो उनके साथ मिलकर हमने, मियाँ साहब के साथ, वो लाहौर के प्रेसिडेंट थे, जनरल सेक्रेटरी यहाँ पे डॉक्टर मुरारा थे, तो हम लोगों ने फिर मिल के लाहौर में जो है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काम करना शुरू किया। तो इस तरह। नहीं आमिर साहब, मुझे सिर्फ ये बताइएगा, क्या PTI को फाउंडर मेंबर बनने के लिए, उसको ज्वाइन करने के लिए ये काफ़ी था, या यही सोच थी कि इमरान खान एक क्रिकेटर है और वो अच्छी क्रिकेट खेलते हैं इसलिए मैं उनको ज्वाइन करूं? उस वक्त तो ऐसा था, उस वक्त तक लोगों को खान साहब का जो सियासी मामला था वहाँ से तो स्टार्ट हो रहा था, और ख़ान साहब का जो पिछला कैरियर था कि ख़ान साहब ने क्रिकेट में कभी इस तरह की हरकत नहीं की, और उसके बाद आप देखिए शौकत खानम का बनाना, तो जो ख़ान साहब का पुराना कैरियर था वो ये जाहिर कर रहा था कि इंशाअल्लाह ख़ान साहब पॉलिटिक्स में आके भी इसी तरह का काम करेंगे, और जैसे उन्होंने अब तक परफॉर्म कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं आमिर साहब, मुझे ये बात बताइए कि उससे पहले जब खान साहब ने कदम रखा पॉलिटिक्स में, उस वक्त बाई पार्टी सिस्टम ऑलमोस्ट चल रहा था, 2 पार्टीज थी। जी, एक पीपल्स पार्टी थी और एक नून लीग थी, और दोनों पंजाब में बहुत ज़्यादा 1 to 1 के मुकाबले में चलती थी। कभी एक बारी वो जीत जाते थे, कभी एक बारी वो जीत जाते थे। तो क्या ऐसा डिफरेंस था कि आपने 2 पॉपुलर पार्टी छोड़ के नए सिरे से उधर जाके ज्वाइन कर लिया? उसमें देखे ना, एक तो मेरी ये ज्वाइनिंग पहली थी, इससे पहले पॉलिटिक्स के बारे में चूँकि हम स्कूल लाइफ थी तो नहीं आइडिया था। दूसरी बात यह है कि हम लोग आजमा चुके थे, लोग चेंज चाहते थे, जिसमें हम भी शामिल थे कि यार इनको तो हम देख रहे हैं पिछले, उस वक्त भी इनको 20 साल हो गए थे कि जी कभी एक बारी उनकी लगती थी, एक बारी इनकी लगती थी, लेकिन मुल्क के लिए और कौम के लिए कोई बेहतरी नहीं आ रही थी। इनके अकाउंट्स में बेहतरी हो रही होगी, इनकी जायदादों में बेहतरी हो रही होगी, लेकिन अवाम तो जो है वो सड़कों पे और ख्वार थी। तो इस वजह से एक हमने जो यूथ, उस वक्त बहुत ट्रेंड था कि खान साहब यूथ में पहले बहुत पॉपुलर थे और उनका माजी बिल्कुल बेदाग था, और इस तरह की कोई उनके ऊपर बात नहीं थी, और लोग चाह रहे थे, हम सब लोग ये चाह रहे थे चेंज आए और कुछ चीज़ें बेहतर हो। तो यही एक बेसिक वजह थी कि हमने खान साहब को जो। अच्छा आमिर साहब, आप मेंबर LDA बोर्ड के जो मेंबर है, इसका क्या क्राइटेरिया था इस पे एज ए मेंबर अपॉइंट होने के लिए, या क्या आपकी क्या क्वालिफिकेशन थी कि आपको यहाँ पे उन्होंने मेंबर बोर्ड रखा? उसमें देखा ना जी, मेरे ग्रेजुएशन सिविल में है, अच्छा, इंजीनियरिंग में है, और मेरा मास्टर इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में है। अच्छा। तो मेरा ख्याल है कि मैं इस लिहाज से तो फिल करता था, क्योंकि ये इस पोस्ट के लिए, चूँकि लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का मतलब ही डेवलप करना, लाहौर की डेवलपमेंट के हवाले से थे, तो उसमें मेरा ख्याल है मेरी इंजीनियरिंग थी, जिस वजह से पार्टी ने मुझे कहा कि आप इस तरफ आएँ और अपना रोल जो है, चूँकि पहले हम पार्टी के लिए काम करते रहे हैं, तो आप इस तरफ आए। चूँकि मैं इससे पहले मैं एज ए बिजनेसमैन, मेरा एक कारोबार था और वो मैं कारोबार ही कर रहा था, तो वो उसके ऊपर फिर मेरे जो दोस्त थे, मतलब मियाँ साहब ने भी कहा, दूसरे दोस्तों ने भी कहा कि यार आपको पार्टी के लिए अब सर्व करना चाहिए, आपकी ज़रूरत है हमें, आप ये एक अहम अदारा है लाहौर का, तो इसमें आके आप सर्व करें। इसमें जो अपॉइंटमेंट है वो सिलेक्शन बेस्ड है?
नहीं, सिलेक्शन बेस आप ऐसे तो नहीं कह सकते, लेकिन चूंकि जाहिर है कि पार्टी ने अपने लोग जो टेक्नोक्रेट्स होते हैं वो इसी तरह लगाए जाते हैं। ये टेक्नोक्रेट की सीट है और इसी तरह उसको अपॉइंट किया जाता है। जी नाजरीन, आपने आमिर रियाज कुरैशी साहब की गुफ्तगू सुनी, वो अपने बारे में बता रहे थे कि उन्होंने किस तरह पीटीआई ज्वाइन की और क्या वजूहात थी पीटीआई ज्वाइन करने की, क्योंकि उस वक्त तो ऑलमोस्ट बाई पार्टी सिस्टम ही चल रहा था और तीसरी पार्टी का तो कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि कोई तीसरा बंदा या तीसरी पार्टी आ सकती है, कोई सोच भी नहीं सकता था। उस वक्त इन्होंने जद्दोजहद शुरू की। हमने इनकी ज़िंदगी पर एक पैकेज बनाया, आइए वो पैकेज देखते हैं। हुब्बुल वतनी का जज्बा, अवामुन्नास की खिदमत आमिर रियाज की ज़िंदगी का नस्बुल ऐन है। आप फाउंडर मेंबर ऑफ पीटीआई हैं। आपने अपने अहले इलाका के लिए तरक्याती कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आपने पीटीआई में खान साहब के नज़रिए से मुतासिर होकर शमूलियत अख्तियार की। आप फिर 2 बार अंडरपास प्रोजेक्ट पर भी मामूर हैं। आपका ताल्लुक सियासी घराने से नहीं, इसके बावजूद आप सियासी बसीरत रखते हैं। जी नाज़रीन, आपने देखा कि ये सियासी हवाले से भी बड़े सरगर्म नज़र आते हैं पैकेज में। आपने ये हमने जो आपको दिखाया, और उसके अलावा इस वक्त एलडीए की तमाम तर मैनेजमेंट जो है इन्होंने संभाल के रखी हुई है। आप क्या समझते हैं आमिर साहब कि एलडीए जो है वो अप टू द मार्क काम कर रहा है? देखिए, पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं, मैनेजमेंट तो हमारे जो वाइस चेयरमैन एलडीए हैं, चूँकि चेयरमैन इसके चीफ मिनिस्टर पंजाब है। जी बिल्कुल। और उसके बाद वाइस चेयरमैन एलडीए हैं। चूँकि मैं तो बोर्ड मेंबर हूँ, उनकी इंस्ट्रक्शन के ऊपर जो चीज़ें मेरे हवाले की जाती हैं और जो मुझे इंस्ट्रक्शन। चले सवाल मैं इस तरह कर ले, तो क्या आप वाइस चेयरमैन की इंस्ट्रक्शन से मुतमईन है और आपको लगता है कि एलडीए काम कर रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं समझता हूँ बड़ा ज़बरदस्त वाइस चेयरमैन साहब काम कर रहे हैं। और जो अभी एलडीए ने पिछले दिनों रूल्स के ऊपर, आप देख रहे हैं लाहौर के अंदर हमने हाई राइज के ऊपर इजाज़त दे रहे हैं। हमने ये कर दिया कि हाउसिंग स्कीम के लिए आप 45 दिनों में उसको अप्रूव करेंगे। आपने नक्शा अगर जमा करवाना है तो आप 21 दिनों के बाद आप वहाँ पे, एलडीए आपको अप्रूवल नहीं भी देता तो आप वहाँ पे घर बना सकते हैं। जब हम यहाँ एलडीए में, आपको थोड़ा सा मैं ब्रीफली बता दूँ, एलडीए में आए तो यहाँ पे 2 से 3 बहुत बड़े यहाँ पे मसले थे। एक मसला था यहाँ एलडीए सिटी का। एलडीए सिटी में तकरीबन 10,000 के करीब लोगों के अंदर फाइलें दे दी गई थी और उनके प्लॉट्स का नामो निशान नहीं था। हमने यहाँ आके वो जगह को एक्वायर किया, वहाँ डेवलपमेंट की और आज अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बैलेटिंग करके लोगों के प्लॉट नंबर अलॉट कर दिए। अच्छा, ये 10,000 लोग, देखिए लोगों ने अपनी बच्चों की शादियों के लिए, किसी ने अपने घर बनाने के लिए किस तरह किस्तों के ऊपर ये प्लॉट्स लिए थे। और पिछली भी अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट हमारी जो थी वो पैसे शैसे ले गए तो वो नहीं, लेकिन उन्होंने स्कीम अनाउंस तो की थी, एलडीए सिटी देखिए, अनाउंस की थी, वहां पे उसको उधर उन्होंने सारे एक्वायर जमीन की थी, उसको वहां पे रखा। जमीन एक्वायर जो है वो 100% नहीं थी, वो तो मेरा ख्याल है में पॉसिबल है को 30-40% के करीब अब 100% एक्वायर हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। यानी अल्हम्दुलिल्लाह हमने बैलेटिंग कर दी है भाई। हम तो वहाँ पे ऑन ग्राउंड लोगों को नंबर बता दिए कि ये आपका प्लॉट नंबर है। अच्छा, ये इतनी बड़ी अचीवमेंट है कि मेरा ख्याल है इससे पहले तारीख में नहीं। दूसरा, मैं आपको एलडीए का एक बड़ा काम बता दूं। दूसरा, एलडीए ने ये काम किया है कि एलडीए एवेन्यू 20 साल पहले ये स्कीम बनी जिसके अंदर तकरीबन 1700 लोगों की लिटिगेशन थी अपने प्लॉट्स की, जो बहुत बड़ा नंबर है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो 700 के करीब तो बिल्कुल ज़ीरो कर दिया, लोगों की लिटिगेशन क्लियर कर दी है। बाकी जो 1000 रह गए हैं वो भी हमारी निगोशिएशन एंड पे है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 2 से 3 महीने में एलडीए एवेन्यू की लिटिगेशन ज़ीरो हो जाएगी। अच्छा जी नाज़रीन, आपने देखा कि आमिर रियाज साहब बता रहे थे कि किस तरह उन्होंने एलडीए ने जो है वो तरक्की की रास्तों पे गामजन है। अभी तो ये मैं अपने सवाल कर रहा था, असल सवाल तो आपने करने हैं जिनके वो जवाब देंगे। आइए देखते हैं कि आपने उनसे क्या सवाल किए। आमिर कुरैशी साहब से मेरा सवाल है कि आप पीटीआई के फाउंडर मेंबर्स में से हैं, लेकिन अहम सीटों के ऊपर जो है वो दूसरी पार्टी के मेंबर्स हैं, इसकी क्या वजह है? जी जनाब, नाज़रीन आपने देखा, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। आमिर साहब, आप फाउंडर मेंबर थे, इतने सारे फाउंडर मेंबर गुजरे, हामिद खान साहब फाउंडर मेंबर प्रेसिडेंट थे पीटीआई के, वो भी नाला हो गए। आपके बहुत सारे लोग जो थे चले गए। स्पीकर पंजाब परवेज़ इलाही साहब हो गए, आपके वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब हो गए, आप जितनी, शेख रशीद साहब वज़ीर रेलवे हो गए, आप जितनी भी सीटें देख रहे हैं, हुकूमत तो आपकी भी मुतंजनी बनी है। नहीं, ऐसे नहीं है। देखिए, अगर आप स्पीकर साहब की बात करें तो स्पीकर साहब की हमारे साथ कोरिलेशन है, हमारा गवर्नमेंट का, हमारे वो पार्टनर्स हैं गवर्नमेंट में, तो जितना उनका राइट बनता है वो जाहिर है हमने उनको देना है। दूसरा, अगर आप शाह महमूद कुरैशी साहब की बात करें तो वो जब छोड़ के पीटीआई में आए, उनकी बहुत बड़ी कुर्बानी है। उस वक्त भी वो वज़ीर ख़ारजा थे और उस सीट को छोड़ के वो यहाँ पे आए। वो मेरा ख्याल है कि वो खान साहब के उन करीबी साथियों में है जिन्होंने कुर्बानियाँ दी कि अपनी सीट को वो कुर्बान करके
तो वो उन्होंने पाकिस्तान के लिए, इस कौम के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया। नहीं आमिर साहब, बात ये है कि ये तमाम वो लोग हैं जिनके मैं नाम ले रहा हूँ कि पीटीआई अपनी स्टार्ट में सबसे ज़्यादा तनकीद इनको करती थी। शेख रशीद साहब को करती थी, इनको करती थी, वज़ीर आला जो आपके स्पीकर पंजाब हैं इनको तनकीद करती थी, इन सारों को तनकीद करते थे। बाद में ये सारे ऑन बोर्ड आपके साथ हो गए। देखिए बात यह है कि इन सब की, आप अगर शेख साहब की बात करें तो शेख साहब की एक अपनी जमात है और वो उनके मंशूर के तहत काम करती है। अगर आप स्पीकर साहब की बात करें तो उनकी भी अपनी जमात है, वो हमारे गवर्नमेंट में पार्टनर ज़रूर है लेकिन उनका एक अपना मंशूर है, वो उसके तहत ही काम करते हैं। मैंने आपसे गुजारिश की है कि हमने, देखिए पीटीआई का एक अपना मंशूर है, वो उसके तहत काम करती है, लेकिन जब आपने गवर्नमेंट बनानी है, जब आप गवर्नमेंट में बैठते हैं तो आपने जिस आदमी का जितना हिस्सा है, अगर वो आपके साथ गवर्नमेंट में आके बैठा है तो उनके राइट्स हैं, वो आपने देने। तो उस वक्त आप लोग सबसे ज़्यादा तनकीद करते थे जब ये एमक्यूएम जो है वो पीएमएलएन के साथ थी, जब शेख रशीद साहब थे तब सबसे ज़्यादा आप लोग ही तनकीद करते थे कि कौन लोग आपने बिठाए हुए हैं। देखिए वो लोगों में फ़र्क है ना जी। अगर आप स्पीकर साहब के काम देखें, परवेज़ इलाही साहब के, तो जो उनके दौर में काम हुए हैं, मेरा ख्याल है कि आज के दौर में सबसे बेहतरीन चॉइस थी जिनके साथ हम मिलकर गवर्नमेंट बना सकते थे। तो उस वक्त नहीं, उस वक्त भी मेरा ख्याल है कोई इस तरह की बहुत बड़ी बात नहीं हुई, लेकिन मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि होता यह है कि उनका एक अपना मंशूर है, आज भी हम अपने मंशूर पे कायम है, वो उसमें कोई हटने वाली बात नहीं है। तो जहां तक आप बात करते हैं शाह महमूद कुरैशी साहब की, तो मेरा ख्याल है वो तो 2013 से पहले के हमारे साथ है और अल्हम्दुलिल्लाह जो जिस तरह वो छोड़ के आए सारा कुछ, तो उनका तो शायद राइट इससे भी कोई ज्यादा बनता है। जो एज ए वजीर खारजा तो वो छोड़ के आए थे हमारे पास। जी बिल्कुल। नहीं, मेरा जैसे आप फाउंडर मेंबर थे, इस तरह बहुत सारे फाउंडर मेंबर्स थे जो आपसे नाराज भी हो गए, जो आपसे हट भी गए। क्या पीटीआई ने उनको वापस बुलाने की कोशिश की? देखिए जो आना चाहे, किसी ने, मेरा ख्याल है जमात ने रोका, किसी को नहीं है। दूसरी बात यह है कि बहुत सारी सीटों पे बहुत सारे लोग तो लग गए। अब देखिए 100% मेरा नहीं ख्याल के लोगों को लगाया जा सकता सीटों के अकॉर्डिंगली है। मेरा ख्याल है अगर मुझे जमात यहाँ पे ना मौका देती तो मैं भी घर बैठा होता और जमात के साथ होता, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसा मुझे कोई इतराज़ भी ना होता। तो मेरा ख्याल है बहुत, वो शायद माइनर से लोग होंगे, वो हर जगह पे हर जमात में शामिल होते हैं कि अगर उनको कोई मफाद नहीं मिला तो वो कोई साइड पे हो गए। ओवरऑल अगर आप देखें तो बहुत सारी आप अगर देखें, सीएम हमारे लगे हैं, हमारे सीनियर मिनिस्टर हमारे हैं, पंजाब की अगर आप बात कर लें, वज़ीर हाउसिंग हमारे हैं, उसके बाद एजुकेशन का वज़ीर हमारा है, मतलब इस तरह के सारे जो अहम मिनिस्ट्रीज़ हैं वो हमारे पास है। उसमें तो नाज़रीन, मुझे अब एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आके तो इनसे दूसरा सवाल देखते हैं कि आपने क्या किया है। तो वो कहते हैं कि जी जमात जो है वो इस तरह जो भी कोई हुकूमत बनती है वो कोई 100% अपने बंदों को पॉइंट करके नहीं कर सकती, बहुत सारी चीज़ें जो मिला के चलानी भी होती हैं। तो अगला सवाल देखेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। आमिर रियाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इस वक्त वो बता रहे हैं कि किस तरह जो है वो उन्होंने पीटीआई के लिए काम किया, अपनी हुकूमत के लिए काम किया, और उनका कहना ये है कि अगर उनको कोई ओहदा ना भी मिलता तो दूसरे फाउंडर मेंबर्स की तरह छोड़ के ना जाते, वो अपनी जमात के साथ ही रहते। तो आइए देखते हैं कि आपने इनसे दूसरा सवाल जो है वो क्या किया है, आइए देखते हैं। जी, मेरा सवाल आमिर कुरैशी साहब से ये है कि मौजूदा हुकूमत ने आवाम के लिए क्या किया है, और इसके अलावा जो पहले जो गवर्नेंस थी उनसे ज़्यादा महंगाई इन्होंने की है। जी आमिर साहब, ये तो अवाम ने तो चीखें मारनी शुरू कर दी जनाब, इसी महंगाई के ऊपर पीटीआई अपने उस दौर में चीखती होती थी। मुझे कंप्लीट कर लेने जी प्लीज़ सवाल, जरा अवाम का रोना है वो हम, और जायज़ है, मेरे नज़दीक जायज़ है कि आप लोग महंगाई पे सबसे ज़्यादा बात करते थे, आप लोग पेट्रोल की कीमतों पे सबसे ज़्यादा बात करते थे, आटे चीनी पे आप लोग सबसे ज़्यादा बात करते थे। इस वक्त इस गवर्नमेंट में आटा चीनी माफिया सबसे ऊपर नज़र आ रहा है, उसके बाद महंगाई, पेट्रोल आप देख ले। आपने अवाम को क्या रिलीफ दिया? आप मुझे कोई दो नहीं, कोई एक ऐसी अवामी पॉलिसी बताएं कि जो आपने बताई है और उसके बाद एग्जीक्यूट भी की है। घरों की बात आपने की, एग्जीक्यूशन नहीं हुई, बाकी जो बात पीटीआई ने की उसकी एग्जीक्यूशन किधर है और अवामी पॉलिसी क्या है, मुझे बताइए। देखें, जो पीटीआई का मंशूर था जिसके अंदर आपने अभी घरों की बात की और नौकरियों की बात की,
और तीसरा आप अभी महंगाई पे बात कर रहे हैं। जिस तरह का हमें हालात मिले और जिस तरह हमने चीज़ों को संभालने की कोशिश की है, मैं कुछ चीज़ें शायद ऑन एयर आपसे डिस्कस भी ना करूँ। मैं एलडीए की अगर आपको एग्जांपल दे दूँ तो कि बहुत सारे मामला हमने यहाँ पे आके हल किए हैं। बहुत सारी चीज़ों में ऐसे हुआ कि हमारे आने से पहले कॉन्ट्रैक्टर से काम करवा लिया गया और अदायगियाँ हमें करनी पड़ी। ये सारी चीज़ों को अगर आप इस सारी चीज़ों को अगर आप इस तरह देखें कि चीज़ें जो है ना आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें अब बेहतरी की तरफ जा रही हैं। पाकिस्तान तो ग्रे लिस्ट में जाने के करीब था और पाकिस्तान की इकॉनमी तो करप्ट होने के करीब थी। सही। मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक ऐसा लीडर है जिसने पाकिस्तान को दोबारा स्टेबल कर दिया। अगर आप महंगाई की बात करते हैं तो माफियाज़ की बात करते हैं तो मेरा ख्याल है माफियाज़ हर दौर में रहे, लेकिन अब चीज़ों को बहुत कंट्रोल किया जा रहा है। आटे की बात करें तो ठीक है, पिछले दिनों में इसके ऊपर मैं बिल्कुल आपके साथ एग्री करता हूँ, लेकिन अब बहुत सारा अब हमारी गुड गवर्नेंस के ऊपर एक 2 दिन पहले भी बड़ी मीटिंग हुई और सीएम साहब खुद इसके अंदर इंटरेस्ट लेके उन्होंने तमाम जो वज़रा हैं उनकी ड्यूटियां लगाई हैं कि अपने अपने हलके में, और बल्कि वज़रा को तो उन्होंने 3 से 4 हलके दिए हैं कि वहाँ पे जाके आपने मोनिटर करना है। एसीज़ को हमने बाउंड किया है, डीसी को बाउंड किया है कि जो कंट्रोल रेट्स हैं उनके ऊपर चीज़ों की फरमानी की जाए। अच्छा, दूसरा अभी आपने बात कर रहे थे कि आपने जो वादे किए वो घरों का वादा था। पहली बात तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये कहना चाहता हूँ कि आप मुझे कहते हैं कि जी आपने एसीज वगैरह या ये सारे लोग इधर लगाए पॉइंट किए, सर एग्जीक्यूशन किधर है? मुझे एक बात बताएं, अवाम को रिलीफ कब मिलेगा? नहीं रिलीफ देखिए महंगाई का जो है ना रोना, वो तो मैं आपसे गुजारिश करूँ ना, चीज़ों को कंट्रोल किया जा रहा है। जिस हालात में हमें ये पंजाब और पाकिस्तान के हालात मिले हैं उस हालात में अब चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है और चीज़ें बेहतर हो रही हैं। आपको क्या लगता है कब तक बेहतर हो जाएंगी? मसलन कब अवाम देखिए ये जो 2021 है 2021 देखिए चीज़ें बहुत बेहतर हो गई थी। पिछला जो हमें 6 महीने ये कोरोना के पड़ गए हैं उसकी वजह से भी काफ़ी मुश्किलात है। अगला हम इंशाल्लाह उम्मीद कर रहे हैं, अब चूँकि खान साहब ने जो पैकेज अनाउंस किया है कंस्ट्रक्शन सेक्टर के रिवाइवल का, ईज टू डूइंग बिजनेस का, उसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि जब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो चलेगी तो आपके तकरीबन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ डायरेक्टली जो है वो 40 के करीब इंडस्ट्री जुड़ेगी। ठीक है, अब उसके लिए हम करने क्या जा रहे हैं? आपने शायद खान साहब को 2 दिन पहले भी सुना हो, कराची के अंदर एक नया शहर, लाहौर के अंदर एक नया शहर। अब नए शहर से होगा क्या? आपकी एम्प्लॉयमेंट, लोगों के लिए रोजगार के मौके होंगे। अब इसके उसी खान साहब के विजन के तहत एलडीए भी इसी मैदान में है। एलडीए ने 35,000 अपार्टमेंट को अनाउंस किया कि हम 35,000 अपार्टमेंट बनाने जा रहे हैं एलडीए सिटी के अंदर, तो वो नया पाकिस्तान हाउसिंग का हिस्सा होंगे। ठीक है जी। उसके बाद लिया में, ओकाड़ा में, रनाला में हमारे जो मिनिस्टर हाउसिंग है मियां महमूद अली शहीद साहब, दिन रात उनकी टास्क फोर्स और वो लोग मिल के इसके ऊपर बहुत संजीदगी के साथ काम कर रहे हैं कि हमने लोगों को घर देने। अब देख रहे खान साहब ने 30 अरब का पैकेज अनाउंस किया है इसके ऊपर, जो आपने सब्सिडी उन्होंने देनी है घरों के अंदर। मॉर्गेज फाइनेंस के ऊपर उन्होंने 5% के ऊपर उन्होंने कहा कि ये जो है अपना घरों के लिए बैंकों को बाउंड किया गया कि आप वो देंगे, फाइनेंस किया जाएगा। तो गवर्नमेंट ने बेसिकली नौकरियां इस तरह प्रोवाइड करनी होती है। गवर्नमेंट ने बिजनेसमैन को और अदारों को मिला के माहौल पैदा करना है कि 1 लाख 1 करोड़ नौकरियां जो मार्केट में है। जब आपका ये नया लाहौर जो रावी के किनारे बनने जा रहा है और कराची के अंदर जो नया शहर बनाने जा रहे हैं, जब ये चीजें बनना शुरू होगी तो इंशाल्लाह ये जो 1 करोड़ नौकरियों वाला हमारा वादा है वो इंशाल्लाह पूरा होगा। और ये देखिए ना जी, एलडीए सिटी अगर आज हम अपार्टमेंट, रावी के पास वाला प्रोजेक्ट तो पीएमएलएन के दौर का नहीं था सर। पीएमएलएन के दौर का उन्होंने अनाउंस किया हुआ था। ये तकरीबन पिछले 40 साल से है। मैं वही बता रहा हूँ कि उस पे जो उस पे वर्किंग हो रही थी, इसके ऊपर कोई बंदा हिम्मत नहीं करता था। ये फिर मैं क्रेडिट देता हूँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कि उन्होंने हिम्मत की, इनिशिएट लिया और इन्होंने ये पॉलिसीज लेके आए कि जिसके तहत हम इसको इंशाल्लाह। सर अनाउंसमेंट्स तो बहुत सारी पहले भी होती है। मुझे सिर्फ ये बात बताएं, आप सारी ये चीज़ें कर रहे हैं कि जी हम तरक्याती ये चीज़ें बना रहे हैं, अपार्टमेंट्स बना रहे हैं, घरों को बनाने की बात करें, इंडस्ट्री में बाइंग पावर कहाँ से आएगी? बाइंग पावर के लिए क्या बाइंग पावर के लिए मैं आपको कौन खरीदेगा उसको? बिल्कुल खरीदेंगे लोग, बिल्कुल खरीदेंगे लोग।
जो पॉलिसीज आ रही हैं, अब हम 35,000 घर बनाने जा रहे हैं, तो हम कोई उनको एक दिन के कैश के ऊपर नहीं दे रहे, हम उनको 15 सालों के लिए लेके जाएंगे कि 15 सालों में जो बंदा आज लाहौर के अंदर 15,000 रुपए के किराए पे रह रहा है, जो बंदा जिसके पास अपना घर नहीं वो रेंट पे रह रहा है, तो लाहौर की अगर आप बात कर रहे हैं तो लाहौर में मिनिमम रेंट 10 से 15,000 रुपया तो वो दे रहा होगा। तो हम उसकी जो इंस्टॉलमेंट फिक्स करने जा रहे हैं वो 10, 12, 15,000 रुपए से ऊपर नहीं होगी 3 मरले के अपार्टमेंट की। तो जो बंदा रेंट दे रहा था वो उसको शिफ्ट कर दिया जाएगा उसकी इंस्टॉलमेंट के ऊपर, तो वो मेरा ख्याल है उसकी 15 साल का हम उसके अंदर टाइम ला रहे हैं। तो महंगाई को कैसे कंट्रोल करेंगे? देखिए, महंगाई के लिए मैंने पहले आपको गुजारिश की है कि जब चीज़ें स्टेबल होती हैं तो ये सारी चीज़ें जब इंशाल्लाह कंट्रोल होंगी। हमने जो मार्केट रेट्स हैं उसके लिए हमारी मार्केट कमेटियाँ भी दोबारा फाल कर दी गई हैं मजबूती के साथ, और जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, उनको सीएम की तरफ से सख्त इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं कि जी आपने जो है ना अब इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, जो माफियाज इसके ऊपर करेंगे। देखिए, आप अगर शुगर का माफिया, इससे पहले आज तक कब ऐसे हुआ है कि किसी माफियाज के खिलाफ गवर्नमेंट में बैठे हुए गवर्नमेंट के लोगों के खिलाफ, आप देखिए ना, मुझे को पिछली आप हिस्ट्री निकाल के दे दें कि गवर्नमेंट ने खुद बैठे हुए अपने ही लोगों के खिलाफ को चार्जशीट की हो। सर सजाएं होंगी तो फिर मानेंगे ना। नहीं, तो देखिए आप देखें ना, अलीम खान साहब 3 माह के लिए अंदर रह के आए बेचारे, कोई चीज उनके खिलाफ हालांकि प्रूव भी नहीं हुई और उन्होंने उससे पहले रिजाइन किया। साद रफीक की जजमेंट आपने सुनी है जो सुप्रीम कोर्ट ने दी है? वो भी 3 महीने नहीं, उस जजमेंट के अंदर लिखा है जी कि ये ऐसा कानून जो है उसको फेंक देना चाहिए और लोगों को बंद कर रहे हैं कि कोई प्रूफ नहीं ना साबित कर सके। वो भी तो 6 महीने रह गए। आप देखें, अगर आप साद रफीक साहब की अब बात प्रोग्राम और तरफ चला जाएगा, अगर आप साद रफीक की बात करें, आप PMLN की बात करें, पीपल्स पार्टी की बात करें, तो यार ये सोए हुए थे, हम तो 2 साल से आए हैं। ये नैब ये किसने बनाया? ये अदारे ये किसने बनाए? ये कानून इन दोनों ने बनाए एक दूसरे को करने के लिए। ये आज जो केसेस भुगत रहे हैं, जो मुझे बताएं कि ख्वाजा साद रफीक साहब का जो केस है हमारे दौर में बना नहीं, ये नवाज शरीफ के जो केसेस चल रहे हैं, पकड़ आपके दौर में हो रही है। देखिए वो तो आप देखिए, हमारा जो नारा था वो तो क्लेम ये करते हैं कि जी आप हमारी सारी लीडरशिप को इसलिए बंद करेंगे। मुफ्ती साहब, हमने तो जिस नारे के ऊपर अवाम से वोट लिया था वो था एहतसाब। सही। तो उससे तो हमने पीछे नहीं हटना। ये तो एक बड़ी कोई एनआरओ नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसके ऊपर तो देखिए खान साहब का बड़ा क्लियर इसके ऊपर मैसेज है, और जाहिर है जिस तरह लीडर ने करना, अब तो लीडर के पीछे आमीन है। एहतसाब के ऊपर हमने बोल लिया था, ये कौम के पैसे हैं, ये हमारे पास अमानत है, और अमानत में हमने ख़यानत नहीं करने देनी किसी को इंशाल्लाह। नाज़रीन, आपने देखा आमिर रियाज साहब बता रहे थे कि जी उन्होंने ये मंसूबे अनाउंस किए। अनाउंसमेंट्स तो हमने बड़ी सुनी, पहले भी सुनते आ रहे हैं, सारे अनाउंसमेंट्स करते हैं। दुआ ये है कि ये प्रोजेक्ट्स पूरे भी हों। देखते हैं, अभी इनके पास 3 साल हैं, उस 3 साल में ये कौन से प्रोजेक्ट्स पूरे करते हैं और आवाम को डिलीवर कब करना शुरू करते हैं। और दूसरी बात ये, वो कहते हैं कि जी एहतसाब हम करेंगे, कौम के पैसे हैं, हम भी इसी उम्मीद में बैठेंगे कौम का पैसा वापस है और कौम को वापस मिले। इनसे उम्मीदें लोगों ने लगाई हैं। अगर ये पैसा ही वापस आ जाए तो कौम इस बात पे खुश हो जाएगी कि एहतसाब हुआ। अगर ये पैसा उनके पास है तो, क्योंकि मैं तो नहीं कह सकता, फैसला तो अदालतों ने करना है। और दूसरी बात यह है कि हम इनसे यही उम्मीद रखते हैं कि जिन अनाउंसमेंट्स की ये बात कर रहे हैं, ये अनाउंसमेंट्स उस तरह ना हो जिस तरह पहले की अनाउंसमेंट्स होती थी। अभी तक तो अनाउंसमेंट्स ही हैं, देखते मिलता कि नहीं। आइए देखते अगला सवाल क्या है। जी, आमिर कुरैशी साहब से मेरा ये सवाल है कि हुकूमत करप्शन फ्री कहलाती है, आज भी LDA का महकमा करप्शन से भरा पड़ा है, क्या इकदाम किए करप्शन को रोकने के लिए उन्होंने? जी आमिर साहब, आप करप्शन फ्री कहते हैं, आवाम कहती है कि आज भी LDA जो है करप्शन से भरी है। आप मुझे पहले ये बताएं कि आपने आके करप्शन को रोकने के लिए क्या इकदाम किए? कोई सेल बनाया हो, कोई आपने कमेटी बनाई हो, कोई आपने जो है वो उस कमेटी में कोई मुकदमात आए हों, या कोई आपने जो है इस चीज़ को रोकने के लिए जो स्टेप्स उठाए हों, पहले वो बताइए। अच्छा, उसमें देखें जी, हमने सबसे तो मेरा ख्याल है, पहले तो सॉरी आमिर साहब एक सवाल बताएं, आपको लगता है LDA करप्शन फ्री हो चुका हुआ है? देखिए मैं आप तो बैठे आगे पहले से बहुत बेहतर है, पहले से बेहतर है, यानी करप्शन फ्री नहीं है, आप खुद मेरा कहते ख्याल हैं। है जीरो तो किसी जगह को करना शायद मुश्किल नहीं, नामुमकिन वाली बात हो, लेकिन कोशिश कर रहे हैं उसके लिए। आवाम का ख्याल वैसे थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए बात यह है कि अगर इंडिविजुअल कोई बंदा अपने तौर पे कर रहा है कोई ऐसा मामला, जो सामने आती हैं चीज़ें, उसके ऊपर सजाएं भी दी जाती हैं और उसको रोका भी जाता है। मैं अब आपको बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह हमने ये कर दिया है कि चीज़ों की टाइमलाइन कर दी है। हम आए हैं, 1 विंडो को फॉल किया है, उसके बाद खिदमत का एक मरकज़ वहाँ पे खोल दिया। उस पर हमने जो भी एप्लीकेंट है
उसके लिए हमने एक टाइमलाइन बाउंड कर दी है कि जो भी हमारा ऑफिसर होगा वो बाउंड होगा उस टाइमलाइन में उसके ऊपर जवाब देने के लिए, कि वो उस, और इसको खुद वाइस चेयरमैन एलडीए खुद मॉनिटर कर रहे हैं। उन्होंने अपना पेज भी है, उसके ऊपर भी शिकायत आती है, वो खुद उसका जो है वो जवाब देते हैं और परसू करते हैं। हम तो कहते हैं कि हमारा वाइस चेयरमैन सेल मौजूद है, लोग आएँ, हमें बताएं उनके जो भी मसले मसाइल हैं, हम करने को भी तैयार हैं, सुनने को भी तैयार हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमने आके किया, हमने हर चीज़ की टाइमलाइन कर दी है कि आपने टाइमलाइन के अंदर अंदर जो एप्लीकेंट है उसका काम करके उसको जवाब देना। अब एप्लीकेंट की मर्जी है कि वो खुद जाके कुछ करना चाहे, तो अब उस देखे ना, ये आवाम को भी चाहिए कि जब हमने एक टाइमलाइन की है कि आपको हमने अलाउ कर दिया कि आपने 21 दिनों के अंदर आपका नक्शा अप्रूव होगा, तो आपको 21 दिन का वेट करना चाहिए। और अगर आपके डॉक्यूमेंट ठीक है, उसके बाद कोई बंदा नहीं करता, तो हमारा वाइस चेयरमैन सेल मौजूद है, वहाँ पे तशरीफ़ लाएँ। आमिर ऐसा मुझे एक बात बताइए, जो ये तो खैर इस सवाल से थोड़ा सा हट के सवाल है कि चले गैर ज़रूरी समझ लें, लेकिन एक सवाल है मेरे दिमाग में भी बैठे हुए है, जो सोसाइटीज़ अप्रूव्ड नहीं हैं और वहाँ पे लोगों ने रेजिडेंस बना दी हुई है, उनकी अप्रूवल के लिए एलडीए क्या कर रहा है? क्योंकि वहाँ तो अब रेजिडेंस आ गई हुई है और अब वहाँ पे लोगों ने घर भी बनाए हुए हैं और वो अभी भी अप्रूव नहीं। उसमें जो बेसिक प्रॉब्लम्स लोगों को आ रही हैं, वहाँ पे वापडा बिजली नहीं मिलती, गैस नहीं मिलती, ठीक है, और बेसिक जो नीड्स हैं वो पूरी नहीं होती, उनके लिए एलडीए ने कुछ सोचा है तो, और उसके लिए क्या चीज़ तशकील की है? ये आपने बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया है। मैं ये समझता हूँ कि पिछले 15 से 20 साल में ना लाहौर के साथ बड़ी ज़्यादती हुई है। अब ज़्यादती क्या हुई है कि आप जब कोई प्लान्ड सोसाइटी, अप्रूव्ड सोसाइटी बनाते हैं तो उसमें आप चीज़ें डिज़ाइन करते हैं, इसका सीवर, इसकी रोड्स। आज जो लाहौर में बेहंगम ट्रैफिक है या आपको पानी खड़ा मिलता है, उसकी वजह यह है कि बेहंगम आबादी। अच्छा, पिछले अदवार में हुआ ये कि बग़ैर अप्रूवल के लोगों ने मारदाड़ की और ग्रीन लैंड के ऊपर भी वो सोसाइटियाँ बना दी। हालांकि अवामन नास को भी मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से बताना चाहूँगा कि हम एलडीए जो अप्रूव्ड सोसाइटियाँ नहीं हैं उनका अखबार में भी इश्तिहार देते हैं, हमारी वेबसाइट पे भी मौजूद है कि ये सोसाइटियाँ अप्रूव्ड हैं, ये नहीं है, आपको इन्हीं में जाके घर लेना चाहिए और यहीं पे जाके आपको रिहाइश करनी चाहिए। लेकिन लोग चूँकि जो अप्रूव्ड सोसाइटियाँ नहीं हैं वो सस्ते दामों और लोगों के साथ, मैं तो इसको खुलेआम फ्रॉड कहूँगा। अब होगा ये कि हमारा 2000 अभी तो इसके ऊपर कोई जामे पॉलिसी नहीं है, अभी तक तो यही है कि हम इसके ऊपर आए दिन ऑपरेशन हमारा हो रहा होता है, जो उनके ऑफिसेज हैं उसको गिराया जाता है, उनको रोका जाता है। मैं आपको यहाँ पे बैठे बता देता हूँ, बैरिया टाउन के बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो अप्रूव्ड नहीं है। आप सही मिडिल ऑफ द सिटी में ठोकर न्याज़बेग पे उनका एक सेक्टर है, वो अप्रूव्ड नहीं है, जो बना हुआ है, सारे वहाँ पे रह रहे हैं। तो उसके लिए लोगों के लिए क्या लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, इसमें 2-3 चीज़ें। अभी चूँकि लाहौर का रिवाइज मास्टर प्लान बन रहा है, शायद उसमें कोई पॉलिसी आ जाए इस तरह की कि उनको आप, ये नहीं, अभी तक कोई भी नहीं है। अभी इस वक्त तक तो इसके ऊपर पॉलिसी, जामे पॉलिसी नहीं है। अभी आज की डेट तक वो जो सोसाइटीज़ हैं वो अप्रूव्ड नहीं है और वो गैर कानूनी हैसियत में है। वहाँ पे लोगों का क्या बनेगा? देखिए, मेरा ख्याल है जो गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्शन नहीं ना कर रही, वो सिर्फ लोगों को देखते हुए नहीं कर रही। असूली तौर पे तो उन पे एक्शन होना चाहिए, उनको तोड़ना। एक्शन तो उन लोगों पर होना चाहिए जिन्होंने काट के बगैर उनको पकड़ देगी नहीं, उनके ऊपर बहुत सारी सोसाइटीज के ऊपर जो है सारी लिस्ट आपके पास है, उनके मालिकों को गिरफ्तार करें। नहीं, गिरफ्तार करना एलडीए का काम नहीं। मेरी जरा गवर्नमेंट के हवाले से बात करते हैं। आप फाउंडर मेंबर पीटीआई भी है ना। देखिए, गुजारिश ये है कि उसमें होता यह है कि नैब आए बगाए लोग जो एप्लीकेशंस देते हैं उनको कि जी हमारे साथ ज़्यादती है, और उनके ऊपर बहुत सारी सोसाइटीज़ के ऊपर केस चल रहा है। बहुत सारे मालकान जो इस तरह की सोसाइटियों वाले हैं वो बाहर भागे हुए हैं, उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं। वो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट खामोशी से बैठी हुई है। बहुत सारी नाम है जो मैं शायद यहाँ पे ना आपके सामने ले सकूँ, और बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो लोग यहाँ से सिर्फ इसी वजह से भागे हुए हैं कि जी उनका एहतसाब इस पे भी एहतसाब। क्या गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बना सकती कि इसको बैठ के कहीं पे अप्रूवल करके लोगों को मैं आपको कोई साई ऑफ रिलीफ दे दे, जो बैठ गए वहां पे, जो प्रॉपर सोसाइटियों की शक्ल में बैठ गए, अब इसको लार्जर सेंस में तो उनको रिलीफ दे देना चाहिए। देखें, आपकी बात किसी हद तक वैलिड है और शायद किसी स्टेज पे जाके ऐसे ही करना पड़े। अभी मैं आपको बताऊं कि लाहौर का जो मास्टर प्लान है ना, उसको रिवाइज़ किया जा रहा है 2050 के लिए। उसके ऊपर हम एलडीए काम कर रहा है
तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को देखा जाएगा कि इनको कैसे, अब बहुत सारी सोसाइटीज़ आपकी जो नया लाहौर शहर बनाने की बात हो रही है ना, वो इसी वजह से हो रही है कि लाहौर की जो आबादी है वो बेहंगम ना बने। अब उसको इसीलिए हम, क्योंकि वो बड़ी प्राइम लोकेशन है, आज वहाँ पे हमने रिवर को कुछ ठीक करने की बात कर रहे हैं, जहाँ से वाटर टेबल के लिए वहाँ पे काम हो रहा है। वो एक इतना बड़ा टॉपिक है कि जिसके ऊपर आप 2 या 3 प्रोग्राम अलग से कर सकते हैं। सही। अच्छा, जब वो इस तरह का होगा, वो प्राइम लैंड हो जाएगी और लोग वहाँ पे फिर बेहंगम आबादी शुरू कर देंगे। इसी वजह से आज प्लान कर रहे हैं हम कि वहाँ पे प्लानिंग के साथ आप सिटी बनाएं। तो पिछले अदवार में फिर वो बात वो सियासी आ जाती है कि जो हमारे ताकत वाले लोग थे, जो सीटों पे बैठे थे, मिनिस्टर्स थे, MPs थे, MNAs थे, उन्होंने जहाँ उनको जगह मिली है उस वक्त पूछने वाला कोई नहीं था। मेरा ख्याल है कि कुछ 100 प्लाटों की भी तो उन्होंने बीच में ब्लॉक्स काटे हुए, सोसाइटियाँ काटी ऐसे हैं, ही, और अब वहाँ पे कोई 70-80 घर भी बन गया हुआ है, और लोग भी तो वहाँ वो पे देखे ना, बेसिक लोगों के नेसेसिटी से महरूम बैठे इसके हैं। लिए मेरा ख्याल है कि ये कोई रिवाइज प्लान के बाद कुछ इसके ऊपर चले जी, वापस उस सवाल पर आते हैं। ये तो बीच में से मैंने एक सवाल निकाल लिया था। वो आते हैं कि जी करप्शन के लिए आप क्या आवाम को हमारे तवसल से को बताना चाहते हैं कि करप्शन के कैसे करप्शन जो है वो रोकी जा सकती है? देखिए, मैं बिल्कुल आपके तवसल से मैसेज देना चाहूँगा कि आप वन विंडो पे आएँ, अपनी एप्लीकेशन जमा करवाएं। हमने नक्शे के लिए 21 दिन का टाइम कर दिया है और बाकी चीज़ों के लिए भी टाइमलाइन हमने दे दी है। अगर आपको प्रॉपर टाइमलाइन के ऊपर कोई जवाब नहीं मिलता तो हमारा वाइस चेयरमैन सेल मौजूद है, आप आएँ अपनी एप्लीकेशन के साथ आएँ कि जी फ़लाँ बंदे की तरफ से ज़्यादती है, तो पूरा इंशाल्लाह उसको जो है ना रिलीफ मिलेगा उसके ऊपर। नाज़रीन, आप देख रहे थे कि इनका कहना ये है कि हमने करप्शन के लिए वाइस चेयरमैन सेल भी बनाया है और बाकी कोशिशें भी कर रहे हैं। मैं इनसे आप ही के सवालों का जवाब ले रहा हूँ। एक वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद इनसे एक और सवाल देते हैं जो आपने इनसे किया है, उस पर बात करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। आमिर रियाज कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप लोगों के सवालों के जवाब दे रहे हैं। इस वक्त आप लोगों ने बड़े ज़बरदस्त सवाल इनसे किए हैं और वो उसको पूरा अपनी हुकूमत को भी डिफेंड कर रहे हैं और वो बता भी रहे हैं साथ साथ कि उन्होंने क्या डेवलपमेंट्स किए। अगर लोगों को नहीं पता, कहीं पे वन विंडो का नहीं पता या बाकी शिकायत सेल का नहीं पता, तो इनके तवसल से सारों को ये पता चल रहा है। आइए देखते हैं आप लोगों ने इनसे अगला क्या सवाल किया है, उस पर इनसे जवाब लेंगे। आइए देखते हैं। मेरा सवाल ये है कि LDA मुस्लिम लीग नून के दौर में तो काम करती नज़र आई है, लेकिन अब PTI के दौर में ये सब काम ख़त्म ही हो गया है, क्यों आखिर? जी, सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। शहबाज शरीफ साहब ये दावा करते नज़र आए हैं सारी ज़िंदगी कि उन्होंने लाहौर को पेरिस बनाया और इसी LDA के थ्रू बनाया। तमाम सड़कें, तमाम पुल जितने भी हमें नज़र आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि वो PMLN के दौर में बने हैं। तमाम अंडर पासेस जो हमने देखे, जो हमने जितनी तरक्की देखी, वो शहबाज शरीफ की काविशें यहाँ पर हमें नज़र आती हैं। उसके बाद से लेके अब तक 2 साल हो चुके हैं PTI की हुकूमत को। मेरा तो पहला सवाल इनसे ये होगा कि क्या अभी तक कोई एक सड़क भी जो LDA अप्रूव्ड सड़क थी वो इस हुकूमत ने बनाई है? और उसके बाद इनसे पूछते हैं कि इन्होंने तरक्याती काम कौन से किए और कौन से करने जा रहे हैं। जी आमिर साहब। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि पिछले दौर में जो काम हुए ना, उसमें आम आदमी के बारे में तो पहले सोचा ही नहीं गया। किया ये गया कि आप सारे रोड्स को सिग्नल फ्री कर दें और लोगों के लिए पैदल चलने के लिए भी रास्ता ना छोड़ें। अगर आप LDA के बाहर वाली रोड की बात करें, ख़ियाबन फ़रदौसी की, तो आप उसको मेरा ख्याल पैदल क्रॉस नहीं कर सकते, इतना ट्रैफिक और इस तरह का मामला होता है दुनिया में। लेकिन उन्होंने सड़कें बनाई हैं, जो अच्छा काम किया है वो तो मानना चाहिए। एग्री, मेरी जरा बात सुनिए। सड़कें बिल्कुल बननी चाहिए। देखें, इसके अलावा तो फ्लाईओवर सारे बनाए हैं उन्होंने जी, सारा मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग बनाई है, वो सारा कुछ है, अंडर पासेस सारे उनके बनाए हुए हैं। ये सारी बातें ठीक है। अंडर पास आज हमने जो शुरू किया है वो 90 डेज़ का टाइम है हमारा फरदौस मार्केट अंडर पास का। मेरा ख्याल है वो, हाँ ठीक है, 90 डेज़ का 90 डेज़ का, और उसके ऊपर आज 80 डेज़ हो गए हैं और उस पर हमारा 90% 85 to 90% काम कंप्लीट हो गया है उस प्रोजेक्ट का। तो ये पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि LDA ने ऑन सोर्स प्रोवाइड किया है, यानी कि LDA अपने पैसों से काम कर रहा है। हमेशा ये होता रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पूरे पंजाब में से कहीं ना कहीं से फ़ंड उठा के तो LDA को देता था, तो वो उसके अगेंस्ट प्रोवाइड करते थे। हमने पहली दफ़ा ऐसे किया कि जो गवर्नमेंट का फंड्स हैं वो अपनी जगह पे मौजूद हैं, हमने LDA ने अपने पैसों के साथ ये एक प्रोवाइड किया है शुरू, और अल्हम्दुलिल्लाह ये कंप्लीट होने वाला है।
उसके बाद अगर आप देखें तो LDA सिटी में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, क्योंकि हमने ऐसा नहीं करना कि जहाँ पे डेवलपमेंट है जिन सड़कों के ऊपर उन्हीं के ऊपर दोबारा कर दी जाए। LDA सिटी को ज़रूरत थी, LDA एवेन्यू को ज़रूरत थी, तो वहाँ पे मतलब LDA सिटी पे अभी हमने 8 अरब रुपए के टेंडर अलॉट किए हैं जिनके साथ LDA सिटी में काम हो रहा है। अभी ये 2.25 अरब रुपए का हमारा ये LDA फरदौस मार्केट का अंडरपास चल रहा है, वो कंप्लीट होने जा रहा है। उसके बाद आप देखें कि शौकत खान का फ्लाईओवर था, हमें बिल्कुल वो कोई 80% काम उसका हुआ था, आके हमारी गवर्नमेंट को करार दिया जाता है कि हमने खोला। उसके बाद शाकाम का प्रोजेक्ट है, वो भी इंशाल्लाह हम इसी साल के अंदर, एक शाकाम का प्रोजेक्ट है, एक रिंग रोड का बाकी हिस्सा है, रिंग रोड फिर कुछ LDA की अप्रूव्ड जो रोड्स थी, जो स्ट्रक्चर प्लान रोड्स हैं, वो उसके ऊपर भी काम हो रहा है। मैं आपको चूँकि रिंग रोड के ऊपर तो वो ज़्यादा बेहतर रिंग रोड की अलग अथॉरिटी है, तो वो उसके ऊपर आपको बता सकेगी। जो LDA कर रहा है, देखना शाकाम के लिए भी अब गवर्नमेंट ने हमारे साथ कमिट कर लिया है, उसको हमने 2 फेजेस में कर लिया। पहले शाकाम का ब्रिज था और डिफेंस रोड उसके साथ बननी थी, क्योंकि वो कोविड की वजह से फंड्स के भी इशू है, इस वजह से हम पहले फेज़ में उसको ये करना चाह रहे हैं कि पहले फेज़ में हम उसको अंडरपास बनाएंगे, तो नेक्स्ट ईयर में हम उसकी जो रोड है उसको बना देंगे। यानी फ्लाईओवर की जगह अंडरपास उसको बना रहे हैं? नहीं, पहले फेज़ में सॉरी फ्लाईओवर बनेगा, और दूसरे फेज़ में हम जो डिफेंस रोड है उसको हम उसकी वाइडनिंग है वो कर देंगे। वो जो लाहौर के ऊपर आप एक वो बना रहे थे, एंट्रेंस के ऊपर एक स्ट्रक्चर बना रहे थे, हाँ जी, वो बिल्कुल वो लाहौर कबाबे लाहौर के नाम से है, और वो भी हमारा कंप्लीट है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उसमें तो 2-3 तरीके ऊपर नीचे जाके तो फिर वो भी डिले का शिकार हुआ। मेरा क्योंकि अक्सर आवाम का एक सवाल है कि जी PTI ने जो प्रोजेक्ट बोला, अगर पेशावर में बात करें, जंगला बस की बात करें, वो डिले का शिकार और टेक्निकल ख़राबियों का शिकार। उसके बाद फिर हम किसी भी प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो उसमें तख़ीर बहुत ज़्यादा आती है। इसकी रीज़न क्या है? क्या टीम नहीं जेल हो पा रही, या वो नहीं दिया जा रहा है? क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को एक क्रेडिट तो जाता था कि वो जो देते थे उस पर वो पूरा करते थे, चाहे दिन रात काम होते नजर आते थे। अब मैं आपको बताऊँ ना जी, अब जो फरदौस मार्केट वाला है वो बिल्कुल टारगेट के ऊपर काम हो रहा है, और टारगेट जो बल्कि हमने इसके ऊपर 4 महीने रखे थे, जब 120 दिन रखे थे, तो CM साहब जब इनाग्रेशन के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए तो उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, हमें ये आपने 90 डेज़ में करना है, बड़ा रश वाला रोड है और ये कैंट को और डिफेंस को मिलाता है और सेंटर पॉइंट से, तो इसके ऊपर हमने उनके साथ एग्री किया कि जी हम इसको 90 डेज़ में बनाएंगे। और हमारे आप ये देखें कि ईद के ऊपर भी छुट्टियां नहीं की गई, मुहर्रम के ऊपर भी छुट्टियां नहीं की थी, ईद के 3 दिन वहाँ पे काम हुआ, और वो कोई ऐसा नहीं है कि मतलब कोई सुस्ती हो रही है। अब ये बाबे लाहौर की अगर आप बात कर रहे हैं, तो बाबे लाहौर में असल में हुआ ये कि उसमें ना 1-2 दफ़ा उसके डिज़ाइन में थोड़ा सा उसमें चेंज आया, जिसकी वजह से थोड़ा सा उसमें टाइम लिंगर ऑन हुआ, और दरमियान में ये कुछ प्रोजेक्ट जो डिले हुए ना कोविड की वजह से 3 से 4 महीने तो वैसे ही बिल्कुल हमारे वो वेस्ट हो गए कि आप वो काम नहीं कर सके, और उस तरह की स्ट्रेंथ नहीं थी, फ्लो नहीं था। पीछे इंडस्ट्रीज आपकी सीमेंट की देख लें, ईंटें नहीं मिल रही थी, मतलब बहुत सारी जो पीछे रॉ मटेरियल कोविड ने काफ़ी हिट किए। लेकिन मेरा माय क्वेश्चन इज कि आप अभी मुझे बता रहे थे कि आप इसको रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं मास्टर प्लान को, तो मास्टर प्लान रीस्ट्रक्चर करने में जहाँ पे जो पहली सड़कें अप्रूव थी, क्या वो ख़त्म कर दी जाएंगी या इसको रीशेड्यूल कर रहे हैं? और मुझे सिर्फ ये बताइएगा, मैं प्लीज़ इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर लूँ, कि 5 साल में आप क्या कहते हैं कि इसको किस लेवल तक आप लाहौर को डेवलप करने में या उसको बनाने में कामयाब हो जाएंगे, या कितना का आप उसको कर लेंगे? मास्टर प्लान में कोई ये ज़रूरी नहीं है कि जो पहले वाली जो स्ट्रक्चर प्लान रोड्स हैं या कोई और रोड्स हैं उसको हम ख़त्म कर देंगे। उसके लिए प्रॉपरली एक कंसल्टेंट हायर किया जाता है, और वो कंसल्टेंट का मशवरा आएगा कि जी यहाँ पे अब ये चीज़ है, इसका फैलाव इस तरह हो गया, हमने ये प्लान में किया था, उसको बाउंड किया जाता है। कि मास्टर प्लान का मतलब कि आप कहेंगे कि जी आपका इंडस्ट्रियल जोन ये होगा, आपका ये कमर्शियल एरियाज़ होंगे, आपकी ये रोड्स कमर्शियल्स होंगी, तो उसके बाद आपका ये रेजिडेंशियल एरिया होगा, इससे आगे आपका ग्रीन एरिया। चूँकि खान साहब का जो बार हमें इंस्ट्रक्शंस भी होती हैं प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, वो यही है कि आपने ग्रीन लैंड को कम से कम, क्योंकि अगर ग्रीन लैंड आपकी तबाह होगी तो अगले सालों में आपको खाने के लिए ही अगर कुछ ना मिला तो क्या बनेगा। तो लाहौर को हमारी कोशिश है कि वर्टिकल उसकी डेवलपमेंट हो, यानी आप हाई राइज के ऊपर, इसीलिए हमने बड़ा उसको देखें। आप कह रहे थे ना कानून, हमने सबसे आसान ये कानून कर दिया कि 10 मरले का जिसका है एक प्लॉट है,
वो भी 48 फीट तक हाइट बना सकता है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं था। जिसका एक कैनाल का है 33 तक थी जी। हाँ जी, अब 48 कर दी ना, कि वो भी अपार्टमेंट बना सकता है। अच्छा। और आप अपने रेजिडेंशियल जो आपकी रहाइश है वहाँ के अंदर आप बना सकते हैं। पहले ये होता था कि किसी के पास बड़ा चंक पड़ा तो वो अपार्टमेंट बनाए, और वो बड़े डेवलपर्स और इन्वेस्टर्स के लिए था। आज हमने छोटे इन्वेस्टर के लिए भी ये आसानी पैदा कर दी कि वो उसके पास अगर 10 मरले जगह मौजूद है तो वो उसके ऊपर 48 फीट की हाइट बनाए, उसके ऊपर अपार्टमेंट बनाए और वो रेंट करे, उसको सेल आउट करे। तो इसको हम इनकरेज कर रहे हैं कि आप जो हाई राइज की तरफ जाएं, ज़मीन को बचाएं, ज़मीन हमारे खाने के लिए रह जाए। इस तरह की कोशिशें जो है वो जारी हैं। जी आमिर साहब, अब 3 सवाल मैं आपसे करूंगा। उन 3 सवालों के आपने हाँ या ना में जवाब देने, यस और नो, कोई उसमें बात नहीं, दूसरा लफ्ज़ ही कोई नहीं, हाँ या ना है, दैट्स इट। पीटीआई ने सिर्फ हुकूमत लेने के लिए समझौता किया और वो अपने मंशूर से हट चुकी है? मेरा नहीं ख्याल नहीं। पीटीआई एक नाहल टीम के साथ गवर्नमेंट तश्कील दी जिसे काम करना ही नहीं आता। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। लाहौर इस दौरे हुकूमत में एलडीए के अंडर ज़्यादा डेवलप हो रहा है बनस्बत पिछली हुकूमत के। अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच आमिर साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा आमिर रियाज साहब, फाउंडर मेंबर पीटीआई और जो है वो मेंबर एलडीए यहाँ पे हमारे पास बैठे हुए थे। उन्होंने आपके तमाम तर सवालों के जवाब दिए। उनका कहना ये था कि लाहौर जो है वो हम एक प्रॉपर प्लान के तहत उसको हम डेवलप कर रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि हम इधर उधर से फ़ंड लेके ना करें, एलडी के अंदर से फ़ंड लेके उसको जो उसके अपने फंड्स हैं उसमें डेवलप करें। और आने वाले वक्तों में उन्होंने ये जो है हमें एक उम्मीद की किरण दी है कि लाहौर जो है वो प्रॉपर डेवलप करेगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।